पढ़ रही हूँ, क्लास स्टार्ट कर रही हूँ ऑक्सीजन फैमिली, वेरी मच सिमिलर टू नाइट्रोजन फैमिली। कोई कॉन्सेप्ट रिपीट आया तो मैं अब एक्सपेक्ट करूंगी बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं मेरे पास, वो पकड़ेंगे उसको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम रेयर लूंगी मैं, फिर भी जहां जहां जरूरत पड़ी लूंगी, क्योंकि ये क्या है, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 8 इसका एटॉमिक नंबर, 16 इसका। इसके बाद मुझे लगता नहीं मुझे एटॉमिक नंबर लिखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे इतना जानते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 एंड NP4। तो इसके वैलेंस शेल में मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 2 बॉन्ड बनाएगा, व्हाटएवर कोवेलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारा हम आज डिस्कस कर ही लेंगे। फिर भी सबसे पहले लास्ट नाइट्रोजन फैमिली में हमने 4 एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट। उन चारों एटॉमिक प्रॉपर्टीज का अगर मैं नाम लिखूं, 1 इज कॉन्फ़िगरेशन, हो गई बात, आपको इसलिए एक लाइन भी डेडिकेट नहीं करनी। एटॉमिक साइज, जैसा जो चीज प्रीवियस ग्रुप में कराई थी बिल्कुल वैसे, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस गए थे, साइज का इंक्रीज अच्छा था, लेकिन फास्फोरस से जब नीचे उसके एकदम आए हम, तो साइज का इंक्रीज उतना नहीं मिला। सेम यहां भी ऑक्सीजन से सल्फर जाएंगे तो साइज का इंक्रीज अच्छा खासा मिलेगा, सल्फर से नीचे जाएंगे तो साइज का इंक्रीज तो है बट उतना अच्छा नहीं, वही 2-4 पिकोटी। तो सेम एज प्रीवियस ग्रुप जो आपको साइज का मिला। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगेन डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 बढ़ती ही, सॉरी घटती है, जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में जनरली देखी गई। इसमें कोई ऐसी एनोमली मुझे मिली नहीं तो मैंने लिखी, लेकिन मैं यहां बात कर रही हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की। आपके नोट्स में अगर जगह होगी, जो कि आप बच्चों को करना चाहिए, याद तभी होगा कि प्रीवियस ग्रुप, जैसे ही हम ये ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हमें प्रीवियस ग्रुप याद आने लगता है कि उसमें शायद आयोनाइजेशन 2 और 3 में मैंने रेड कलर से कुछ एनोमली लिखी थी, आयोनाइजेशन 2 और 3 में मैंने लिखी। अब यहाँ 3 तो होगी ही नहीं, खैर तीसरी तो नोबल गैस से निकाल रहे हैं, बट कहीं इसमें आयोनाइजेशन 2 में कोई एनोमली तो नहीं है। ये काम मैं चाहूंगी अब इस ग्रुप के लिए आप करेंगे, 12th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी उठाएंगे, उसके पी ब्लॉक में टेबल दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज का, वो आपका खुद का होमवर्क होगा, क्योंकि अब यही इससे मुझे सीखना और सिखाना भी, कुछ तो सेल्फ आएगा इसमें, नहीं तो नहीं मजा आएगा, आपको चैप्टर याद नहीं, तो ये आप खुद देखेंगे क्योंकि रिपीट है। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो प्रीवियस ग्रुप में बात ही नहीं, दिस इज न्यू। पीरियोडिसिटी चैप्टर पूरा हाथ में आ जाएगा, तभी ये स्लाइड बहुत लंबी है। मतलब जो भी पीरियोडिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ना, सारा एक इस प्रॉपर्टी में कवर हो जाता है, बिकॉज ये वही केस है जहां एक्सेप्शन भी मिलता है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करती हूँ, पर पहले तो मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या। जितने भी नए स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, जो पिछले साल मेरे पास नहीं थे, अगर आप वो कहते हैं कि हमें आप पीरियोडिसिटी रिवाइज कराओ, तो मेरे हाथ खड़े हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं है पीरियोडिसिटी में, वो डिवीजन पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को समझना है सभी बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप भूलना गए। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम को अगर गेन करना पड़ा, बड़ी खुशी से गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इज अ वेलकम्ड प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के टेरिटरी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एडिंग अप एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू प्रीवियस माने सपोज पहले से उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और ये ग्रुप में 6 ही है, 2s2 2p4, तो 6 forces of attractions are into the scenario. When I add one more electron, जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब ये एक फेवर्ड और वेलकम चेंज है। मीन्स व्हाट? दिस इज ऑलवेज रिलीज्ड। Why this is always released? Because attraction forces are there. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ऑफ कोर्स जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा बोलती हूँ तो विद एक एस्टेरिस्क बोलती हूँ, कंडीशंस अप्लाई, अक्सर नेगेटिव होता है। इस ग्रुप की बात करूं तो नेगेटिव ही होता है। जब तक मैं इस ग्रुप को पढ़ा रही हूँ मैं हमेशा इस ग्रुप के लिए, तो जैसे मैं इस पूरे ग्रुप की बात करूं तो ये सारे के सारे बड़ी खुशी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be released,
यानी इसमें अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी दिखाता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, आ जाओ जी, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, वैसे भी ले लेगा। सल्फर भी, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाती, अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड ना बोल के पहले न्यूट्रल वर्ड बोल रही हूँ जिसमें कोई चार्ज नहीं आता, इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए? ऊपर वाले मेंबर्स की। क्यों? क्योंकि साइज छोटा। क्यों भाई साइज छोटा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आने में वेलकम कौन करेगा? जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इनवर्ड पुल। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है? छोटे साइज से। बड़ा साइज हमेशा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एफिनिटी उसकी थोड़ी कम होगी, न्यूक्लियस बीइंग बरीड इनसाइड, और जब वैलेंस शेल है बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस कितना भी पावरफुल है उतना खींच नहीं पाए। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ, एफिनिटी घटती जा रही है। लेकिन यहाँ तो एफिनिटी वर्ड नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एंथैल्पी यानी जो एनर्जी रिलीज होती है पर मोल, एंथैल्पी आ गया तो पर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर मैंने बनाया ऑक्सीजन, छोटा सा ऑक्सीजन, उसको मैंने दिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक ठाक बड़ा सल्फर। आप जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में 40 से 50 पिकोमीटर साइज का डिफरेंस है, तो इट इज लार्ज डिफरेंस। तो जो मेरे पास डिफरेंस आया साइज का, उसकी वजह से मैं क्या देखती हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऑक्सीजन बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बढ़िया एनर्जी रिलीज करेगा। आई एम नॉट राइटिंग एक्चुअल वैल्यू, आई एम जस्ट रैंडमली राइटिंग अ वैल्यू, जैसे मैंने प्लस वन में आपको समझाया था। सपोज ऑक्सीजन ने रिलीज करी -200 किलो जूल, खुशी में, उसके आने की खुशी में, इतने तो हमने उड़ा दिए पैसे। सल्फर थोड़ी इससे कम करना चाहिए, साइज बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सल्फर ने रिलीज किया 170 किलो जूल, बट ऑक्सीजन इज टू स्मॉल। उसको लगा था कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेगा और -200 यानी 200 किलो जूल रिलीज कर देगा, बट ऑक्सीजन इतना छोटा था, उसने एक्सेप्ट करने के बाद रियलाइज किया कि वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसने तो रिपल्शन क्रिएट कर दिया, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स ने उसको रिपल्शन ह्यूज देना शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी जो 6 इलेक्ट्रॉन बैठे थे उनकी वजह से इसको रिपल्शन दिया। देन ऑक्सीजन रियलाइज्ड आई एम टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये तो लिया, नेचर है मेरा। यहाँ तो -200 मैंने रिलीज करने का भी सोच लिया था, बट जैसे ही एंटर किया क्या हुआ, एकदम से रिपल्शन स्टार्ट। अब या तो एटम फटेगा, वापस तो हो नहीं सकता, या तो एटम फटेगा या नेचर उसको कहेगा भी कुछ कर। तो फिर ऑक्सीजन ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, भाई तुम लोग लड़ो मत, मैं तुमको 50 किलो जूल मैनेज कर देता हूं। तो इसमें से बहुत बड़ा चंक ऑफ एनर्जी जो रिलीज होना था, वो रिलीज होने के बजाय क्या कर गया, वो इसी काम में लग गया कि रिपल्शंस को मैनेज करें। आपने शुरू से पढ़ा है, whenever there are repulsions, energy is needed to manage, consumed. Whenever there are attraction, energy is released. तो ये जो -200 निकालने की सोचे बैठा था, इसमें से शायद इसको 100 तो अंदर ही रिलीज करने पड़ गए, 50 करने पड़ गए, जितने भी करने पड़ गए। मतलब ये है सीधा साधा, इसको इतना ज्यादा अमाउंट रिलीज करना पड़ गया, बेचारा सबसे पीछे पहुंच गया। क्लास 11 में जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाया था, ये जरूर पढ़ाया था कि ऑक्सीजन सल्फर में वही एक्सेप्शन है जो फ्लोरीन क्लोरीन में। फ्लोरीन क्लोरीन आज नहीं बात करना चाहिए क्योंकि वो हेलोजन में फिर पकड़ूंगी आपको, 2 बार सुनोगे तो सभी को याद हो जाएगा। लेकिन तब शायद मुझे नहीं पता मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि नहीं किया था, आई डोंट नो, टेस्ट और डीपीबी में तो है ही, बट क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था। ऑक्सीजन को इतना बड़ा चंक देना पड़ गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन के आने की खुशी सबसे पीछे ले बैठा, बट झगड़े पड़ गए। ऑक्सीजन सबसे छोटा होने के बावजूद, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा देने के बावजूद भी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज कम क्यों हुई? बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही छोटा था, कैन नॉट एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर पावर भी इतनी नहीं थी कि वो ही रोक ले। तो दैट इज वाई अब मैं पूरी बात को सम अप करूं, इतनी देर मेरे को बोलना जरूरी था इस टॉपिक में ताकि आप मतलब इस ग्रुप में आ जाए। ऑक्सीजन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट। अब आपको बोर्ड में लिखना नहीं है जो एक सिंपल लैंग्वेज पैराग्राफ हो, आपको सिर्फ इतना ही बहुत होना चाहिए। इतने पे नहीं आ रहा है तो वैसे ही छोड़ दो। ऑक्सीजन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन kept it lowest in its own group, सबसे पीछे पटक दिया इसको, जो हम अपने आप नहीं सोच पाते जब तक पता ना वो घिसा हुआ ना और रटा हुआ ना।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये जबरदस्त चेंज मुझे मिला. सल्फर वाज एप्रोप्रिएट साइज, टू गुड साइज टू accommodate one extra electron. Happily released energy, and to my surprise, it is highest in this group. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मेरे को ये ध्यान रखना है. दूसरी एक और चीज जो +1 में तय करते हैं, बट मैंने यहाँ की है, आपके पी ब्लॉक एनसीईआरटी में ये सब नहीं मिलेगा. वो तो एक टेबल देके छोड़ दिया है, एज स्टडीड इन फलाना चैप्टर क्लास 11. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब इस बात को अगर मैं समझूं कि ये क्या मतलब है मेरी इस बात का, आपको पता है, आप एक अब कोई भी एटम लाए, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, सेलेनियम हो, जो भी हो, उसको आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते ही क्या हुआ, ये क्या बन गया, एनायन. और बड़ी खुशी से बना, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी एक्स्ट्रा आया. एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और रिलीज्ड को लिखते हैं नेगेटिव. और ये एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1. अब मेरी इच्छा करी मैं दूसरा भी डाल दूं. जब मैंने इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करी, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या मुसीबत होगी, सिमिलर चार्जेस कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर. तुम डाल ही नहीं सकते, मतलब नेचर नहीं अलाउ करेगा. पहले स्टेप में ऑक्सीजन की अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 141 पॉइंट समथिंग है, मैं राउंड फिगर में लिख रही हूँ, किलो जूल पर मोल. इतनी रिलीज हुई, कम है, बहुत कम है एज कंपेयर टू सल्फर, बट फिर भी चलो इतनी रिलीज हुई. 300 कुछ है सल्फर की, आई थिंक 333 समथिंग लाइक दैट. इतनी कम एनर्जी रिलीज हुई, वो मैं डिस्कस कर. दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैंने ऐड करने की कोशिश की, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते भैया तो लड़ाई पड़ गई, ये कैसे होंगे, देखे नॉट कम टुगेदर. जब इन दो ऑपोजिट चार्जेस को मेरे को साथ लाना है, तो नेचर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. और आपकी एनसीईआरटी +2 के बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि ये वैल्यू आपको याद हो. नोबडी विल गिव यू दिस वैल्यू, +720 किलो जूल पर मोल. तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और आपने देखा O2-. तो फिर ये तो हमेशा होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में, राइट अंशिका, ये हमेशा होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में. जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये आंख बंद करके हमेशा पॉजिटिव है. ये डाटा प्रॉपर मेंशन है, मैंने दूसरी स्लाइड यूज करी कि मैं खुला खुला लिख के बता सकूं. तो ये आपके नोट्स के लिए है. अगर ये बात सही है कि O2- बनाने में इतना मेरे को खर्चा करना पड़ता है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक भी छोटा मोटा नहीं, +720 किलो जूल पर मोल, जो रिलीज से तो कितना ही ज्यादा है. फिर तो ऑक्साइड आयन बनना ही नहीं चाहिए. व्हाट इज ऑक्साइड, O2-. फिर तो ऑक्साइड आयन बनना ही नहीं चाहिए. कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है नेचर में, गोल्ड प्लेटिनम को छोड़ दो तो ये जो भी इनर्ट वाले हैं, नोबल गैसेस, जिसका ऑक्साइड नाम. तुम सोडियम का भी ऑक्साइड ला दोगे, सल्फर का भी ला दोगे, हेलोजन्स का भी ला दोगे. अर्थ क्रस्ट एटमॉस्फेयर भरा पड़ा है भाई. कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से मैं ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ वो कम हो. कितना प्लेंटी बन रहा है. एक तरफ तो आप कह रहे हो एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए. दूसरी तरफ जहां देखो ऑक्साइड है. हाउ दिस कैन कम टुगेदर, यस दिस कैन कम टुगेदर. यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने लगी तो ऑक्साइड बनना ही नहीं चाहिए. ऐसा ही कुछ हमने पिछले चैप्टर्स में किया था इलेक्ट्रो में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना, रिड्यूसिंग एजेंट होना आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं डिसाइड करती थी, वो करती थी हाइड्रेशन एंथैल्पी. ऐसे यहाँ पे कोई और एंथैल्पी गेम चेंजर है, और वो क्या गेम चेंजर है, चेक. O2 नेगेटिव नीड्स एनर्जी. शॉर्टकट है, क्योंकि आपको बोर्ड्स में नहीं जाके लिखना, ये सिर्फ जेई नीट का है. फिर भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, क्यों? जैसे ही O2 नेगेटिव बना, उसने मांगे 720 किलो जूल पर मोल. उसके साथ सोडियम आया, उसके साथ भिड़ने. सोडियम का ऑक्साइड बना रही हूं मैं, पोटेशियम का, किसी भी एलिमेंट का. उसका जो ऑक्साइड बनेगा Na2O या Na2O2, जो भी पर ऑक्साइड, व्हाटएवर, मैं कंफ्यूज नहीं करती, पर ऑक्साइड लाके बात ऑक्साइड की हो रही है, तो आपको ये क्या कर दिया, O2- और मैग्नीशियम, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका क्रिस्टल लैटिस इतना स्ट्रॉन्ग, O2- और Mg2+ जब आए पास पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा, और लैटिस बनता ही तब है, सॉलिड बनता ही तब है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा. भाई कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब वो फोर्स लगने लगा अट्रैक्शन, तो इसने तो हजारों किलो जूल रिलीज कर दिया, हजारों किलो जूल.
720 तो स्टडी क्या ही था, हजारों किलो जूल एंथैल्पी रिलीज हुई विच इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी, जिसकी वजह से मुझे क्या एडवांटेज हुआ, आई कॉम्पनसेटेड फॉर O2 माइनस की ले गई, तो सेकंड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चाहिए थी 720 में कॉम्पनसेट कर, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होते ही रिक्वायरमेंट आई, नेचर से डिमांड हुई और उसके बाद तो डिमांड हुई ही नहीं, लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड ह्यूज कॉम्पनसेटेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस O2 माइनस नेचर में प्लेंटी में तो है ही बट बहुत स्टेबल है, नॉट ओनली प्लेंटी, स्टेबल भी बहुत है, जितने ओर्स देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, सारे और ऑक्साइड, तो कोई कोई जगह ही नहीं छोड़ रखी जहां ऑक्साइड नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड इज टू हाई एंड कॉम्पनसेट फॉर Eg2 नीड। तो ये आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, बहुत इच्छा थी मैं जल्दी जल्दी एक बार ब्रीफ करूं कि आपके दिमाग में घुसे, अभी भी नोट नहीं कर रहे, नोट थोड़ी देर रुक के करेंगे जी। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि ऑक्टेट पूरा होना तो मिथ है, कितने कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, कितने हैं जो सुपर ऑक्टेट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई ओनली क्राइटेरिया तो नहीं था। दूसरी चीज, एग्रीड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का लालच तो है, तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, मान तो रहा ही है वो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, टू सिमिलर चार्जेस कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी फैक्ट ऐसा था जो मैं नहीं डिनाई कर सकती, तो चाहे चाहे कितना भी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसे थोड़ी सी एनर्जी का सपोर्ट चाहिए, मेरे पे नेगेटिव चार्ज पहले ही और मैं एक नेगेटिव और डिमांड करूँ, इट इज एनर्जी कॉल, सर्टेनली एनर्जी कॉल। सो अब आ जाते हैं, ये ग्रुप बहुत छोटा है, राइट मेरी इच्छा है अगर ममता बहन कंप्लीट करा पाए तो हम तो नोबल गैसेस पे आज करा दे, पर नहीं, आपके टेस्ट के हिसाब से, मतलब आप जितना समझ, नोबल गैस तो है ही जरा सा, हेलोजन फैमिली में बहुत टेस्टफुल लेना चाहूंगी, क्योंकि हेलोजन फैमिली के थ्रू मेरे को पूरा वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन पकड़ाना है, हेलोजन फैमिली छोटी सी है, जिस दिन मैं हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगी आई विल बी रिवाइजिंग कंप्लीट वेस्पर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन, कंप्लीट हाइब्रिडाइज, तो हेलोजन इसलिए आज हम नहीं छूंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, डिट्टो कॉपी लास्ट क्लास, जरा सुनेंगे, नोट इस कॉस्ट पे कोई ना करेगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, नोट करने का टाइम हम क्लास में ही लेंगे आज, क्योंकि छोटा टॉपिक, अगर मैनेज कर सकते हैं वेल, बट टॉपिक के कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि आप ये चीजों की रिवीजन नहीं डिमांड कर पाएंगे, ये वो नहीं है जो रिवीजन वाली चीज। कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, 1 मिनट के अंदर सारी आने वाली स्लाइड आपसे निकलवाती हूँ, आपसे बात कर, मुझे पता है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या होगी, अगर मुझे नहीं भी पता, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं पार्टिसिपेट करने में, लास्ट क्लास नाइट्रोजन फैमिली में मैंने 5 देखी, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, शायद +6 भी हो, खैर अब उधर नहीं जाता, +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंस 6 था बट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6, -6 नहीं, ठीक है, +6, क्योंकि है ही 6, तो ये तो रही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम आने वाली है नीचे के मेंबर्स, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेजी, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये रोल ही नहीं प्ले करता, एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं -2, तो इजी है, पहले उसे सॉल्व करते हैं, अब आ जाते हैं -2, -2 का मतलब क्या है, बस 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए किसी से, 2 पार्टिसिपेट करते हैं, चाहिए का मतलब कहीं कैटायन एनायन ना लगे, चाहिए का मतलब शेयरिंग, पी कह रहा है मेरे 2 ऑर्बिटल बैठे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक लिए हुए, एक एक कोई और दे दो, तो 2 आई वांट टू शेयर माइन विद समबडी एल्स, ठीक है, समबडी एल्स आएगा, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आना है, तो -2, लेकिन नीचे वाले मेंबर तो मेटल की तरफ चल दिए, ये तो -2 नहीं दिखाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो -2 का मिलना कम, नीचे वाले उसी के काउंटर पार्ट में कौन दिखाएंगे, +2, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, +4 इज लिटिल अंडरस्टैंडेबल, केयरफुल। अब +4 के बारे में कंफ्यूजन क्या आता है, लास्ट ग्रुप में +3 और +5 में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा था, इस ग्रुप में कहीं आप +2 और +4 में ना लगा बैठो, इसलिए मैंने रिवर्स से कि पता चल जाए इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी का था, ये खुले हैं चारों,
कर जाएंगे, इनको कोई नहीं नेट पे इफेक्ट लग रहा। तो +4 तो भाई दबा के बढ़ेगी नीचे, क्योंकि ये प्लस प्लस तो नीचे बढ़ता है। सॉरी, कोई अटेंशन डाइवर्शन नहीं तुम्हारा। +4 दबा के नीचे बढ़ेगा। कोई भी तुमसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना पूछता है, गलती से भी ये मत कहो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ा है, एटम बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, फट रिएक्ट कर जाएंगे। नहीं, आपसे 4 कोई नहीं पूछ रहा, आपसे +4 कोई पूछ। 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं पूछेगा कोई आपसे। +4 क्यों? नीचे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा होने की वजह से +4 की टेंडेंसी बढ़ी। क्लियर? जब नोट करेंगे तो और बेटर आपके पास आएगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए इसके आगे मैं चलूं। क्या इस ग्रुप में ऑक्सीजन का कुछ अटपटा स्वभाव देखने को मिलता है? वो भी साथ साथ ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन +2 भी दिखा सकता है, जबकि है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही जगह, क्लोरीन। ऑफ कोर्स कोई मेरे से OF2 की ज्योमेट्री पूछे तो जैसी वाटर की है वो भी आएगी हाइड्राइड से। तो मैं इसमें फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट रखती हूँ कि जिस दिन मैं हेलोजेंस पढ़ाऊंगी उस दिन मैं सारा वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन कवर करना चाहूंगी, तो वो भी आएगा, बट स्टिल पहले से आना चाहिए। ये मेरे पास बना, पहली बार मैं देख रही हूँ कि ऑक्सीजन +2 भी दिखाता है। +4 और +6 सबसे कॉमन है इस ग्रुप। ठीक है, नीचे के मेंबर्स में +6 नहीं है, बट +4 +6 की अच्छी तादाद मिलेगी। सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम ये बड़े मजे से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन किनके साथ? अपने ही ग्रुप में सबसे ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ और सारी हेलोजेंस के साथ। लेकिन +6 इज समथिंग टू बी नोटेड। +6 के लिए या तो फ्लोरीन क्लोरीन चाहिए या ऑफ कोर्स ऑक्सीजन चाहिए। सल्फर को अगर +6 दिखाना है ना, वो या तो मांगेगा ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन को तुम अनपेयर करा सको। सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कराओगे तभी 6 बॉन्ड बनेंगे। 6 बॉन्ड बनाने के या तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन चाहिए या उससे ज्यादा नेगेटिव जो भी हेलोजन से सिलेक्टिवली। सल्फर से ज्यादा सिर्फ 2 ही है, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं। तो कल को कोई तुमसे पूछे SBr4 इज नॉट पॉसिबल, क्यों? जबकि HCl4 इज पॉसिबल। तो सल्फर के साथ 4 क्लोरीन तो बॉन्ड बना सकते हैं, सल्फर के साथ 4 ब्रोमीन क्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं। भाई सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, ब्रोमीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू चेक कर लेना। सल्फर से ज्यादा नेगेटिव सिर्फ 2 ही हेलोजेंस है और 1 ऑक्सीजन। 3 ही है जो सल्फर की +6 दिखाएंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये सब यहाँ पे लिखा है। जब आपने नोट्स बनाएंगे तो नीचे बात लिखनी पड़ेगी। जब 5, 10, 15 मिनट के ब्रेक पे लिखोगे ना तब रिटेन होगा, अभी का तो कॉपी पेस्ट में चला जाता है, फिर घर जाके दोबारा पढ़ना। अब इसके बाद ठीक है, मान गए जी, तो सल्फर की तो +4 भी बढ़िया है, +6 भी बढ़िया है, ऑक्सीजन सामने और हेलोजन, फ्लोरीन, नो ब्रोमीन, आयोडीन इज वेल। आपने कभी वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन में देखा होगा, मैंने SN6 तो बनवाया आपसे, SCl6 भी बनवाया, Si6 नहीं बनवाया। पॉसिबल ही नहीं है मैं Si6 बनवाऊं, डॉट स्ट्रक्चर में तो पॉसिबल है, नेचर में पॉसिबल। तो +6 के लिए मेरे को बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डिमांड है। -6 क्यों नहीं हो सकता? भाई कोई नेगेटिव आएगा तो ही अनपेयर होगा इलेक्ट्रॉन और जंप करेगा बॉन्डिंग के लिए। कोई पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन ने अनपेयर ही नहीं होना, तो -6 जैसी बात तो हम कर भी नहीं सकते। देन कम +4 and +6 compounds are mainly covalent as compared to +2 because Fajans rule कहता है more the charge more is covalent character। इस स्लाइड को इत्मीनान से नोट करिए। पिछली मैंने नोट करनी दी थी, ये वाली तो सबने नोट कर ली थी, तो लेट आए मैं उनकी बात नहीं करती, तो ये तो मुझे लगता नहीं नोट करनी चाहिए। इसको इत्मीनान से नोट करिए, ममता पकड़ो और आ जाते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन अति हो गई है, बार बार बात करके जो बातें कर ली वही रिपीट है। हाइड्राइड्स, देयर यू गो, चेक एंड टेल मी। सारी वो प्रॉपर्टी जो मैं अभी नाइट्रोजन फैमिली के लिए लिखवा के आई, मैंने यहाँ कुछ लिखी है, कुछ आपसे पूछनी है। बॉइलिंग पॉइंट और उसका और इसका कंपेयर करो आज वाला। मैंने अमोनिया सबसे पहले लिखवाया था, क्या किया था? बॉइलिंग की बात कर रही हूं। और एक में मैंने पलटा था जो आप लोगों ने शायद करेक्ट भी कराया था। यहां फॉर्चुनेटली एक फायदा है, सेम है। बॉइलिंग, मेल्टिंग, ऑक्सीजन फैमिली में डिट्टो सेम है। वो पैकिंग वाली बात आई नहीं जो अमोनिया में आ गई थी।
यहाँ कोई फर्क नहीं है। वाटर आउट ऑफ द वे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह भी इसकी यही है, और बाकी के आपके सामने है। H2S सबसे पीछे, H2O सबसे आगे। तो ये तो रेपिटेशन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। थर्मल स्टेबिलिटी सेम, नो चेंज। बॉन्ड किसका जल्दी टूटेगा? सबसे नीचे वाले का, वो सबसे कम स्टेबल होगा। वाटर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा? टेल्यूरियम हाइड्राइड। इसको मैं ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी बोल सकती हूँ, नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। पीछे किसको बोलते हैं? नेगेटिव वाले को। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, बट ये टेल्यूरियम का हाइड्राइड है। जो नेगेटिव है वो सरनेम में आता है, वो डेरिवेटिव होता है। एनीवेज, रिड्यूसिंग एजेंट में आप मेरे को बता पाओगे टेल्यूरियम का हाइड्राइड, राइट? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मैं मतलब ट्रस्ट कर रही हूँ जो 2-4 गर्दनें हिल रही हैं बाकियों के लिए भी, क्योंकि आज ही पढ़ाया है। बॉन्ड एंगल सेम, वही जो पिछले ग्रुप में था। 107 से 93 गए थे, यहाँ 104 से 92, एंड नीचे वालों के तो ऑलमोस्ट बराबर से हो जाते हैं। बिना पन्ने पलटे बताना, पिछले ग्रुप में मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में किसको एक्सोथर्मिक बताया था और किसको एंडोथर्मिक? सिर्फ अमोनिया था एक्सो, बाकी थे एंडो। यहां पर दो दो एक्सो हो गए, वाटर भी और H2S भी, और एंडो में बाकी नीचे के दो। पोलोनियम तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हाइड्राइड जो पीछे मेरे को 3 स्लाइड्स में कराने पड़े या 2 में, वो मेरी तरफ से एक ही स्लाइड में, एक ही चार्ट में हो गया। ऑक्साइड्स, ये थोड़ा सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। ऑक्साइड्स की 2 ही कैटेगरी बनेंगी इसमें भी, पिछले ग्रुप में भी 2 ही बन रही थी। सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम। मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? ऑक्साइड है, राइट? तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्साइड कोई पूछ ले तो क्या होगा? ओजोन। कहने को बड़ा ही घटिया सा क्वेश्चन है, बट कहने को कह सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्साइड कौन होगा? ओजोन। तो जस्ट वैसे ही बोल दिया मैंने। अदरवाइज अब ऑक्साइड को लेके कुछ नहीं बचा मेरे को जो मैं नया ला सकूं, सारा पिछला रिपीट है। फिर भी कुछ तो ऐसी चीज एनसीईआरटी में मिल जाती है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये दोनों गैसेस हैं, फेमस गैसेस हैं। बाकियों के लिए गैसेस बोलने से पहले सोचना। मैं ये नहीं कह रही कि SO3 गैस नहीं है, बट ये दोनों गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर के केसेस जितने देखोगे वो गैसियस मिलेंगे। सेलेरियम का ऑक्साइड सॉलिड है, ये हम भूल जाते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना क्या है? +4, राइट? सारे +4 वाले इकट्ठे लिख दिए। आंसर इट, ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। आंसर इट। ये हाइड्राइड्स नहीं है जो हाइड्रोजन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा ढूंढो, वो ऑक्सा एसिड में था। ये मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड लिखा है। वाई? जसकरण, गर्वित, विदित, कोशिश करो आंसर की। सहज, नवनीत, क्यों रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्यों? खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बड़े आराम से +6 में। इसकी जान निकलेगी +6 में जाने में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए सबसे पीछे आया रिड्यूसिंग में। वही इनर्ट पेयर इफेक्ट अब बताया नहीं, इस फैमिली में मैंने आपको दिखा दिया भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, टेल्यूरियम +6 नहीं दिखाएगा। ये क्वेश्चन मैं +2 में नहीं पूछ सकती थी। आपको पता है जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट आप कंपेयर करोगे किधर लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन दोनों में लगता है। तो +4 से +6 में जाने में जान निकलेगी नीचे वाले मेंबर्स की। तो ये चीज आपको खुद को अब पकड़नी है। मैंने तो जस्ट बता दिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आता है, अब सवाल बदलते जाएंगे। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स टेल्यूरियम +4 में है, बताना, चेक करना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +2 में तो चला ही जाएगा, ठीक है, कोई नई बात नहीं बोल रही मैं। आईपी इफेक्ट नहीं लगेगा वैसे इस पे लॉजिकली, आईपी इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। चेक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? किसी को ऑक्सीडाइज करना, खुद का क्या करना? रिड्यूस। तो +4 से +2 में जाने में तो हर कोई रेडी है, जा सकता है। तो ये आईपी इफेक्ट लॉजिक नहीं था इसमें। EO2 और EO3 सारे एसिडिक ही हैं। इस ग्रुप के ऑक्साइड्स आर एसिडिक जनरली, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं शायद, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी यहां समस्या आएगी। मैंने 3 ऑक्साइड आपको दिए,
एसिडिक नेचर, ये भी वैसे हम कर चुके हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, या जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ऑक्साइड्स की, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। आप देखें पूरा का पूरा रेपिटेशन है ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली डुप्लीकेट है, तो आप एक चीज को दोबारा सुन रहे हैं। ये स्लाइड के लिए मेरे को ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको पी ब्लॉक शुरू होते ही कहा था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो रहा। ऑक्साइड्स कुल मिला के दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स। क्या मतलब है इसका? मिक्स्ड का मतलब कोई और चीज मिक्स है? नो। सिंपल ऑक्साइड्स जहां पर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? +4 कार्बन की। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है? +4 सल्फर की। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं P2O3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 या +5, मैं जो भी दोनों वाले दे दूं। जिसमें एलिमेंट ई की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होती है वो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं। आपने आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी, एक रेडॉक्स चैप्टर छोड़ दूं तो सारे सिंपल ऑक्साइड्स पढ़े हैं। लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड कौन होते हैं? जिनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक के बजाय 2 या 3 होती हो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे कि ये सारे डी एंड एफ ब्लॉक में आएंगे, इसलिए मैंने कहा आज तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में ये मिलने वाला है आपको। मैंने आपको आयरन, ऐसी बात नहीं है और जगह भी है, लेड में दिख रहा है मुझे, बट Pb3O4 ये लेड का एक ऑक्साइड है। ये लेड सल्फेट और लेड को लेके हमने +2 में किसी चैप्टर में कुछ पढ़ा है? लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 कन्वर्जन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन में नहीं आया। वो जो बैटरी थी, कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, लेड सल्फेट, लेड की ग्रेड्स वगैरह ही थी उसमें। एनीवेज, Pb3O4 अगर आप देखो इसमें एल्जेब्रिक मेथड से मुझे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। फ्रैक्शनल आएगी पक्का। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स, एक ही चीज रह गई थी रेडॉक्स की जो नहीं आई, वो अब आ गई। वो एवरेज होती है, मतलब कुछ लेड तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ लेड इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनका मीन एवरेज रिपोर्ट कर दो, वो फ्रैक्शनल आता है। तो यानी कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? यहां कितनी दी आपने? 8/3 दी बच्चों, जो दे रहे हो मान रही हूं चुपचाप। यहां भी आयरन की 8/3 आएगी। मैंगनीज की बताना कितनी आएगी? गुरतेज कितनी आएगी? ये भी 8/3, क्योंकि सारे 4 दिखाई दे रहे हैं। ये भी 8/3। इन सब में पक्का मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। लेड भी दोनों में है, एग्जिस्ट करता है, आपको बड़े अच्छे से पता है। आयरन भी इन्हीं दोनों नहीं, मतलब +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है। मैंगनीज तो बहुत सारों में एग्जिस्ट करता है, मैं भी वो लिख नहीं सकती कि डी ब्लॉक पढ़ना ही यही है कि मैंगनीज की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +7 भी है, +6 भी है, +5 भी है, बहुत सारी हैं, तो वो मैं भी लिख नहीं रही यहाँ पे। तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे? मिक्स्ड ऑक्साइड। और सिंपल ऑक्साइड आपके सामने मैंने दे दिए। सिंपल ऑक्साइड की कैटेगरी न्यूट्रल तो पूरी हो गई मेरी, और एसिडिक बेसिक आज पूरी हो जाएगी, या अभी ये चलती रहेगी, डी एंड एफ ब्लॉक में और भी आएंगे। एक अभी कंट्रोवर्शियल लाइन मैंने लिखी भी है, वो हम डी एंड एफ ब्लॉक में करेक्ट करेंगे। सो यहां पर मेरे पास ऑक्साइड पूरा 2 साल का इकट्ठा हो रहा है। पीरियोडिसिटी चैप्टर, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, सबके ऑक्साइड को मैंने ऑक्सीजन फैमिली में डाला है। इसी वजह से 8-9 स्लाइड्स बनी है, वरना इतनी भी नहीं बननी थी, कि मैं पढ़ाऊं क्या, इसके बाद खत्म ही था। सो अब अगर आप देखें, ये ऑक्साइड्स की लिस्टिंग जो होगी वो इन कैटेगरीज में होगी। आपके पास चारों ऑक्साइड्स होने चाहिए, सिंपल के और मिक्स्ड के, जो भी एग्जांपल है वो होने चाहिए। मिक्स में एक आधा और आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब आखिरी बार बात हो रही है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड आप कहते किसको? सब बोलते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड को, गलत है। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई एसिड बनाए, जनरली तो यही डेफिनेशन है। तो सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं? यस। या सिर्फ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं? गलत। यही असर्शन रीजन की स्टेटमेंट जो आप कहते हो आते हुए गलत होता है। फिर से बोल रही हूँ स्टेटमेंट, क्या बोली मैंने जो गलत कह रही हूँ। एसिडिक ऑक्साइड्स आर ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नो वेज। और भी एसिडिक होते हैं, चेक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो होंगे, लेकिन कुछ मेटल्स जो अभी आपके सामने नहीं आए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक,
कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं, और आज आपने एग्जाम्पल भी देखा है, जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक होती हैं। कब से मैं आज चला रही हूं कि SO3 के SO2 कौन सा ज्यादा एसिडिक? SO3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। फॉर्चुनेटली नॉन मेटल्स की बात हुई तो मेरे को वो लाना नहीं पड़ा। जैसे ही आप D&F ब्लॉक में जाएंगे, आप +7, +6, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे। ये इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कि मेटल के ऑक्साइड होने के बावजूद भी वो एसिडिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आएंगे। और आपने K2Cr2O7, KMnO4 के साथ बेसिक, मीडियम, एसिड, मीडियम सब देखा है। तो उस साइड हम आएंगे। ये तीनों के तीनों ऑक्साइड मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूं, दे कैन बी एसिडिक ऑक्साइड्स। मैंगनीज, क्रोमियम, ये एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आप आते हैं। कई बार एक आधे में कंफ्यूजन है, वो एनसीईआरटी में D&F ब्लॉक हम चेक करेंगे तब बात करेंगे। तो ठीक है, मान लिया डुअल बिहेवियर हो गया मेटल के ऑक्साइड्स का, कहीं तो वो बेसिक में दिख रहे हैं, कहीं वो एसिडिक में। तो कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक बिहेव कर सकते हैं। यहां पे अब डुअल का मतलब क्या है, जरूरत पड़ने पे कुछ भी। उनकी लिस्ट ये रही। मेरे को यहाँ एक गड़बड़ केस दिख रहा है, V2O5, ये लास्ट ईयर भी डिस्कस हुआ था, बच्चों ने ही करेक्ट कराया था। तो करेक्टेड है मेरे पास, मतलब अगर मैं पिछले साल की स्लाइड खोलूं तो उसमें करेक्टेड मिल भी जाएगा, बट आई एम लीविंग इट टू अस, क्योंकि ये मेरे को बहुत हेल्पफुल रही थी चीज लास्ट ईयर। ये जितनी भी चीजें करेक्शन में आई थी, फॉर्चुनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में आ गई थी। तो आई एम प्लेइंग दैट थिंग अगेन कि शायद आ जाए। तो V2O5 मैंने दोनों साइड लिखा है। मैंने ऊपर भी लिख दिया एसिडिक हो सकते हैं, और मैंने एम्फोटेरिक में भी लिख दिया। तो चेक करेंगे इसको हम कि क्या है। एक बार निगाह मारिए। सिर्फ 3-4 हैं जो आपने नहीं देखे। वो आपका क्रोमियम हो गया, वो आपका वेनेडियम हो गया, क्योंकि D&F ब्लॉक, जिंक हो गया। जिंक तो शायद 10th क्लास में बात की हुई हो कि जिंक तो एम्फोटेरिक में आता है, शायद जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम तो भाई एक ही तो एग्जांपल देके भेजते हैं एम्फोटेरिक का, Al2O3। अब इसमें तुम लोगों की लिस्ट देखना। इसमें मैंने वो लास्ट क्लास में अभय जो तुमने लिखवाया था, बेरिलियम लिखवाया था, क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? 2 ऑक्साइड और थी तुम्ही से, एनसीईआरटी में मैंने पूछा था, ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 के वो दोनों हैं, ये तो सॉरी ग्रुप S ब्लॉक है बेरिलियम। तो क्या लिखवाया था? हाँ, है इसके लिस्ट में बच्चों, देखो मुझे नहीं सारा दिखता है। और एल्यूमिनियम भी लिखो, एल्यूमिनियम नहीं छोड़ो, वो तो वैसे ही होता है। तो लास्ट क्लास का कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो अब आपकी लिस्ट बननी शुरू हो जानी चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। इसमें मैंने D&F ब्लॉक के भी डाल दिए हैं, इक्का दुक्का रह रहे हैं वो आ जाएंगे, बट अब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्लोज होते हैं। SnO2 है इसके अंदर, और PbO2 भी है। तो बस यही देख लेना, आपके पास वो सारे ऑक्साइड होने चाहिए एम्फोटेरिक में जो अब तक हम लिस्टिंग कर रहे हैं। यहां पर 1-2 ऐड होंगे, ये दिमाग खुला रखिएगा। सो टू क्लोज द क्लास, उससे पहले ऑक्साइड्स को लेके पीरियोडिसिटी चैप्टर में ट्रेंड्स क्या पूछते हैं, क्योंकि मैं पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं सारा पीरियोडिसिटी का आज ले आई। ऑक्साइड्स का अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड देखिए, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। यहां से क्या शुरू होता है? सोडियम। मैं ग्रुप पीरियड 3 की बात कर रही हूँ। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, चेक। एम्फोटेरिक किसके नीचे आया देख लेना। सिलिकॉन ऑक्साइड मैंने कभी भी एम्फोटेरिक में नहीं लिखवाया, और लास्ट क्लास में भी बोला था मेटलॉइड सोच के इसको कहीं एम्फोटेरिक में मत डाल देना। तो ये वाले बेसिक इधर एम्फोटेरिक, और इधर आ गए एसिडिक। ये अपना अगली क्लास में आई जाना है हेलोजन फैमिली में। तो कवर तो हो ही गया एक तरह से हेलोजन फैमिली में। ऑक्साइड पे तो कुछ बात ही नहीं करने वाले, ऑक्साइड तो आज क्लोज कर दिया। लेकिन S ब्लॉक हम कब पढ़ेंगे पता नहीं। इसी के बाद D&F ब्लॉक और S ब्लॉक का इकट्ठा टेस्ट लूंगी। जो D&F ब्लॉक होगा उसके साथ S ब्लॉक जोड़ेंगे। लेट्स सी क्या जोड़ेंगे, खैर अभी इट्स टू अर्ली, आप लोगों के हालात से पता चलेगा। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होती है, चेक। क्या बोल दिया मैंने? इत्मीनान से फास्ट बोल दिया, इसलिए देखो S ब्लॉक में जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। यस, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सारे सबको पता है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मैंने अगर लिथियम फैमिली लिख दिया तो अंडरस्टूड है बेरिलियम फैमिली का भी सेम ही आएगा। मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो नहीं लिखने वाली। एक का आ गया तो अंडरस्टूड है दूसरे का आ गया, कुछ तो DPP के लिए भी छोड़ूंगी। ये देखना बच्चों,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और अब मैंने सारे कवर कर लिए, N2O3 भी कवर कर लिया, शायद कोई छोड़ा तो नहीं ना, 5 ही होते हैं। न्यूट्रल और एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कौन सा इसमें? क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता लग रही है मेरे को और ऑक्सीजन कंटेंट भी पता लग रहा है मेरे को, ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर सर्टेनली ज्यादा होगा। कुछ केमिकल बॉन्डिंग से ऑक्सीजन रिलेटेड चीजें, ऑक्सीजन फैमिली चल रही है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके MOT डायग्राम में पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, आज मैंने ये सवाल नहीं पूछा तुम लोगों से कि O2 एग्जिस्ट करता है बट S2 एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वो S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर सल्फर S2 की तरह एग्जिस्ट किया वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, यस, क्योंकि O2 इज पैरामैग्नेटिक, सेम ही रहेगा MOT के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, सल्फर इज नॉट पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सल्फर S2 की तरह थोड़ी एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड होना, पाई बॉन्ड ना होना, वो सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि एक ग्रुप में करा दिया, बाकी मेरी डीपीपी में जरूर होगा। डीपीपी मैंने 8 पेज की इसलिए दी कि मैं कुछ भी आपके पास्ट ईयर के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पास्ट ईयर में इधर उधर फैला दिए हैं क्वेश्चन, पी ब्लॉक के बॉन्डिंग और रेडॉक्स और उसमें मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए ऑक्सीजन को लेके इंफॉर्मेशन। ऑक्सीजन हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर चीज का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन वही बात है, कहीं पर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग है तो पहले एनसीईआरटी पकड़ती है उसको। ऑक्सीजन हमेशा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन देखना बच्चों, क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वैसे बताना क्या हो रहा है। चेरी, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है। ऑक्सीजन O2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या कह लो दोनों का ऑक्टेट पूरा है, अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2 मॉलिक्यूल की मिलेगी आपको अगली क्लास में, जब मैं नोबल गैस से इसको कंपेयर करूंगी। O2 की कोई मेरे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे तो क्या प्रॉब्लम है? O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने O2 प्लस का, O2 माइनस का, O2 2 माइनस, सबके बॉन्ड ऑर्डर निकलवाए हैं। तो इसका क्या मतलब था? मैंने हमेशा बताया O2 प्लस, आप किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? एंटी बॉन्डिंग से, पक्का ज्यादा स्टेबल होगा। तो O2 प्लस है, O2 प्लस का मतलब है उससे आप कैटायन बना रहे हो, O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ओके जी, किसी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, O2 किस में कन्वर्ट हुआ? O2 प्लस में। इसने खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या किया? ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। पहले तो हम लाइन देते हैं O2 इज ऑलवेज अ गुड, ऑलवेज, ऑलवेज सोचो लिखा है, always oxidizing agent, but in this particular case I checked O2 reducing agent भी बन सकता है। तो कल को स्टेटमेंट असर्शन रीजन आए, क्यों असर्शन रीजन में हम डरते हैं? हमें नहीं पता वो पूरी स्टेटमेंट जो लिखी है सब स्पेशल केसेस को इंक्लूड करके लिखी है कि नहीं, पढ़ा हुआ होगा तो पता होगा। सो यहाँ पे ये बात आ जाएगी सबके पास। तो यहाँ आज और नहीं पढ़ा रही मैं, अगली स्लाइड ऑक्सा एसिड्स की है, नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे इसको।